हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन फोर्स पढ़ रहे थे। आज हम देखेंगे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो सबसे पहले देखेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। वर्क डन इन स्लाइडिंग अ बॉडी ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। वर्क डन in sliding a body over a horizontal surface. हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है जिसका मास m है। m मास का बॉडी है तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा और जिस सरफेस पे ये मूव कर रहा है उसके कारण नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है। यदि बॉडी कोई अप्लाइड फोर्स P है या F है, इस पे अप्लाई हो रहा है, तो अगर बॉडी इस तरह मूव करेगी इस डायरेक्शन में, तो इसके कारण ये क्या आएगा? फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आएगा। अब इसी फ्रिक्शन फोर्स के कारण क्या निकालना है हमको? वर्क डन निकालना है। वर्क डन, एनर्जी नहीं, कितना वर्क डन इस फ्रिक्शन के अगेंस्ट करना पड़ेगा। मान लेते हैं ये बॉडी डिस्टेंस s तक क्या की डिस्प्लेसमेंट की, किसी टाइम t तक, ठीक, s डिस्प्लेसमेंट, इस पे फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो होगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन या इस फ्रिक्शन के कारण, आखिर हमको उस बॉडी को मूव करने के लिए फोर्स लगाना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उसके अपोजिट में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसलिए हमको वर्क करना पड़ेगा। ठीक, अगर फ्रिक्शन फोर्स हो ही ना, हमको वर्क करना ना पड़ेगा, आराम से बॉडी चली जाएगी। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ये आ जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, यही ना होता है। और फोर्स एफ के, और एफ के हम क्या जानते हैं? एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर, वेयर म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस, एंड आर, और आर इज इक्वल टू क्या होगा? एम जी, पढ़े पीछे, ठीक है। तो एफ के आ जाएगा म्यू के इंटू आर की वैल्यू एम जी रख दो, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रख दो म्यू के एम जी इंटू एस, एस दिया रहेगा डिस्प्लेसमेंट, एस डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा। ये क्या आ गया? यही आ गया आंसर, क्या? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, जब बॉडी क्या हॉरिजॉन्टल मोशन करेगी। ठीक, इसमें और कुछ नहीं रखा था। अब हम देखेंगे कि जब कोई बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन पे मूव करेगा, वहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स के कारण वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या होगा। ठीक, चलिए आगे, हटा रहे हैं इसको। वर्क डन इन स्लाइडिंग अ बॉडी ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन। अब इसमें भी दो केस हैं, इसमें भी दो केस होंगे। मान लेते ये इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, और इसमें बॉडी है, बॉडी का मास क्या है? m है। एक तो ये मोशन दो तरह के मोशन कर सकता है। एक तो जब बॉडी नीचे आएगी, मूव करेगी, तब कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और एक बॉडी जब ऊपर जाएगी तब कितना वर्क डन करेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं व्हेन बॉडी मूव्स डाउन द प्लेन, व्हेन बॉडी मूव्स डाउन द प्लेन। डाउन द प्लेन, जब बॉडी डाउनवर्ड मोशन करेगा, तो देखो, तो इसमें पहले को बना लो, एम जी नीचे की तरफ काम करेगा। yes, अगर ये थीटा है तो एम जी कॉस थीटा इधर होगा,
ये सब बना है ना पीछे, हाँ। यहाँ थीटा, ये वाला कंपोनेंट mg साइन थीटा, ठीक। यदि बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ F के लगेगा। बॉडी अगर नीचे की तरफ मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, के ऊपर। हाँ, अच्छा फोर्स किधर लगाना पड़ेगा हमको, अप्लाइड फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा ना, P। तो अप्लाइड फोर्स P है, लगाना क्या है, तो अपने आप ही mg sin अपने आप कैसे फोर्स लगाना के पड़ेगा, कारण आएगा, कुछ थीटा के बाद अपने आप आ जाएगा। नहीं तो थीटा अभी एंगल ऑफ रिपोज नहीं है, एंगल ऑफ रिपोज था कि ऐसा एंगल जिसपे ये जस्ट स्लाइड करना दे, लेकिन ये थीटा कुछ भी हो सकता है और हमको नहीं पता है वो स्लाइड कैसे करेगा, अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा ना उसको नीचे लाने में। अब देखो तो अप्लाइड फोर्स P है तो नेट फोर्स P इक्वल टू कितना होगा, P अप्लाइड फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, अप्लाइड फोर्स जो P है वो कितना लगाना पड़ेगा, इसका मतलब अगर इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इधर mg साइन थीटा, इसका मतलब F के माइनस mg साइन थीटा के बराबर का अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, F के माइनस mg साइन थीटा, क्योंकि F के फोर्स उधर लग रहा है, mg साइन थीटा इधर लग रहा है। अगर ये इधर आ जाए तो F के कम होगा ना, हाँ F के कम मतलब कि इन दोनों का जो डिफरेंस, F के अगर ज्यादा है F के ज्यादा होगा तो वो आएगी ही नहीं ना। हाँ तो इसीलिए तो अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ रहा है। हाँ। तो F के में mg साइन थीटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हाँ। तो उतना फोर्स अगर हम नीचे की तरफ लगा दे तो ये बॉडी आ जाएगा, नहीं समझ में आया, लेकिन बराबर होगा तब भी आएगी क्या, F के माइनस mg करेंगे जो आएगा, हाँ वो P के बराबर रखेंगे। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, हाँ। F के माइनस mg साइन हाँ। थीटा के बराबर अप्लाइड फोर्स लगाएं तब ये बॉडी नीचे आएगा, आएगी लेकिन नेट फोर्स 0 हो जाएगा। कहाँ नेट फोर्स 0, P के बराबर F के प्लस mg हो जाएगा ना, जैसे देखिए ना इधर F के माइनस mg है, F के माइनस mg साइन उधर चला जाएगा तो F के इक्वल टू P प्लस mg साइन होगा। तो P प्लस F के बराबर P प्लस mg साइन थीटा, तो इसका कहने क्या जाते हो, कहना क्या सर, मतलब ये जाते हैं कि वो मोशन होगा लेकिन वो जो नेट रहेगा वो नेट फोर्स से 0 हो जाएगा ना, फ्रिक्शन पीछे का है और हाँ तो वही तो कह रहा हूँ कि इतना इनका पहली बात तो अगर अप्लाइड फोर्स ना लगाए तो नेट फोर्स F के माइनस mg या mg माइनस F के जो भी हो, हाँ। अगर मूव ना करे तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, इक्वल है, अगर मूव ना करे अब हमको नीचे मूव कराना है, इसका मतलब इनका जो भी नेट फोर्स आ रहा है, डिफरेंस ऑफ फोर्स आ रहा है, उसके बराबर का फोर्स जिधर मूव कराना है उधर लगा दे, उससे ज्यादा या उसके बराबर, हाँ उससे ज्यादा या उसके बराबर, तो ये P इक्वल टू F के माइनस mg साइन थीटा हमने नीचे की तरफ लगाया, अब ये मूव किया, अब इस पे डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लेते S डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, अच्छा F के क्या होगा, F के इक्वल टू म्यू के R, और यहाँ पे भी तो नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ R, और R क्या होगा यहाँ पे R इक्वल टू mg cos थीटा, ठीक। तो F के की वैल्यू यहाँ से आ गई म्यू के, और R की वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे क्या आएगा mg cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे P की वैल्यू नेट फोर्स क्या आ जाएगा, F के की वैल्यू ये रखो म्यू के mg cos थीटा माइनस mg साइन थीटा, ठीक है। ये फोर्स आ गया, जब नेट फोर्स आ गया, अप्लाइड फोर्स आ गया और डिस्प्लेसमेंट S मान लेंगे तो वर्क डन क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट S है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट S है, तो फोर्स यही है म्यू के mg cos थीटा माइनस mg साइन थीटा इंटू S कर दो, यही क्या है, अब देख रहे हो निगेटिव है, इसका मतलब कम है ना, तो जब हम बॉडी को नीचे स्लाइड करवाएंगे तो हमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा और कम वर्क डन करना पड़ेगा, लेकिन यही जब बॉडी को ऊपर करना होगा तो देखना ज्यादा फोर्स है, निगेटिव माइनस हुआ है दो क्वांटिटी का, इन दोनों क्वांटिटी का निगेटिव हुआ है ना, घटाएंगे तो माइनस में कम ही ना आएगा, ऐड करेंगे तो ज्यादा आएगा, तो देखते हैं, तो यही क्या है वर्क डन है, बस यही इसमें करना था, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखना, यस इस पे जो डिस्प्लेसमेंट है एस डिस्प्लेसमेंट है, आगे केस देखो, अब आता है जब बॉडी ऊपर मूव करेगा, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप इन द इंक्लाइंड प्लेन, चलो देखो mg चाहे तो यहाँ से कॉमन करके ले सकते हो गया, इतना ही फोर्स निकालना, ठीक, आगे चल रहा है।
ये डाउन द प्लेन अप द प्लेन, यहाँ लिख दो बस। दूसरा केस है अप द प्लेन, ठीक। अब क्या होगा, अब बॉडी ऊपर मूव करेगी, ठीक। और तो अब बॉडी ऊपर मूव करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इसका मतलब बॉडी पे अप्लाइड फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, बॉडी पे फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई करना पड़ेगा। और जब बॉडी ऊपर मूव करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। एफ के। इसका मतलब जो अप्लाइड फोर्स है इन दोनों के बराबर का फोर्स लगाना पड़ेगा तब ना बॉडी ऊपर जाएगी। ये देखो इधर एफ के भी लग रहा है और एम जी साइन थीटा भी लग रहा है, मतलब इधर दो फोर्स लग रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों के बराबर का इक्वल फोर्स अप्लाइड ऊपर की तरफ लगाओगे तब ये बॉडी मूव करेगी। तो अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स P इज इक्वल टू एफ के प्लस एम जी साइन थीटा, यही ना बोलो। क्योंकि ये नीचे की तरफ दोनों फोर्स लग रहे हैं, इसका मतलब इसके इक्वल का फोर्स ऊपर लगा है या ज्यादा, तो इक्वल ही लेते हैं ना। तो एम जी साइन थीटा के बराबर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी ऊपर मूव कर जाएगी। तो एफ के इज इक्वल टू तो वही रहना है म्यू के एम जी कॉस थीटा, अभी जो निकाले थे यही रहना है, ठीक। तो बस P की वैल्यू रख दो, ये क्या आ जाएगा म्यू के एम जी कॉस थीटा और प्लस एम जी साइन थीटा। तो एम जी कॉमन कर लो, प्लस साइन थीटा। जब ये अप्लाइड फोर्स आ गया और डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा यस, तो वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है एम जी म्यू के कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू एस हो गया। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, यही क्या था वर्क डन, यही हमको करना था, यही तीन चीजें इसमें दिखानी थी, ठीक। और कौन सा केस है, अच्छा एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन द रफ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है इसको करवा रहा हूँ। ठीक है देखो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी sliding down a rough inclined plane, रफ इंक्लाइंड प्लेन। देखो अब यहाँ पे एक चीज ये मानना पड़ेगा, जो इंक्लाइंड प्लेन है, अब बॉडी यदि अपने आप आएगा तो कोई न कोई एक्सेलरेशन होगा, लेकिन अपने आप आएगी क्या बॉडी जब ये वाला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगा या एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ऐसा इंक्लाइंड एंगल जिसपे कि बॉडी जस्ट स्लाइड करना शुरू करता है। तो अगर इससे ज्यादा एंगल होगा तो वो चला आएगा आराम से। तो यहाँ पे जो थीटा है ना, इसको आप लिख लो, ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ inclined plane with horizontal which is greater than angle of repose, which is greater than angle of repose। क्या है, एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है तभी तो ये आएगा। हाँ और क्या हटाना पड़ेगा, एफ के, क्योंकि अब मोशन इधर होगा नीचे की तरफ तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा ना। देखो अब बॉडी नीचे आ रही है जिसका वेट mg है, तो इसका एक्सेलरेशन कुछ होगा, विद एक्सेलरेशन ए से आ रही है बॉडी। अच्छा जब बॉडी नीचे आएगी तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ एफ के लगेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ एफ के फोर्स। अब क्या आएगा, अब तो यहाँ नेट फोर्स आ जाएगा, नेट मोशन किधर हो रहा है, नीचे की तरफ।
तो इसका मतलब कौन सा फोर्स बड़ा है, mg sin थीटा। तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg sin थीटा माइनस Fk, और F इज इक्वल टू नेट फोर्स। अरे बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब mg sin थीटा बड़ा है, क्योंकि अब कोई फोर्स लगाया नहीं जा रहा है। तो जब बॉडी नीचे की तरफ ये फोर्स ज्यादा है तो नेट फोर्स mg sin थीटा माइनस Fk आएगा, और नेट फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉडी में एक्सेलरेशन है। तो यही है, क्या हो जाएगा, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो आ जाएगा mg sin थीटा माइनस Fk, और Fk क्या होगा, Fk यहीं से अभी लिखे थे, क्या होगा, म्यू के इंटू आर, और आर इज इक्वल टू क्या है, mg cos थीटा। तो Fk इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू के mg cos थीटा, यहाँ पे पुट कर दो, Fk की वैल्यू आर यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आ जाएगा ma इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस Fk म्यू के mg cos थीटा। क्या करो, m कैंसिल आउट कर दो, तो एक्सेलरेशन आ गया g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा, नहीं तो g भी कॉमन कर लो, g भी कॉमन कर लो, तो आएगा sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा इंटू जी। ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन। बस इसमें कुछ नहीं करना था, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना था, और ये खत्म हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लो, हो गया। चलो देखो क्वेश्चन देख लो एक दो। क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड ही रहेंगे, जितना अभी पढ़े हो वैसे ही रहेगा, कुछ इधर उधर घुमाएगा बस। क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर फर्स्ट, देखो क्या कह रहा है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट ये कह रहा कि अ बॉक्स ऑफ मास 4 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन अ वुडन प्लैंक ऑफ लेंथ 1.5 मीटर which is lying on the ground. Okay, wooden plank है 1.5 meter which is lying on the ground. The plank is lifted from one end along its length so that it becomes inclined. If it is noted that when the vertical height of the top end of the plank from the ground becomes 0.5 meter, the box begin to slide. Find the coefficient of friction between the box and plank. Coefficient of friction between the box and plank पूछा है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन समझा रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ऐसे वुडन प्लैंक है, ठीक है, वुडन प्लैंक है, और इस पे एक बॉडी पड़ी हुई है जिसका मास 4 किलोग्राम दे रखा है। मास कितना दे रखा है इस बॉडी का, 4 किलोग्राम, है ना। उसके बाद किया क्या जा रहा है, ये वुडन प्लैंक है, ऐसे समझ लो, ये वुडन प्लैंक है ऐसे, और इस पे कोई बॉडी है। अब इसका एक एंड along द लेंथ ऐसे ऐसे उठाया जा रहा है, तो ऐसे उठाया जा रहा है। तो एक बार देखा गया कि जब इसकी हाइट 0.5 हो जाती है, मतलब इसको जब इसको ऐसे उठाएंगे तो कुछ इस तरह का शेप बनेगा, ठीक। तो ये कहा जा रहा है कि जब ये 0.5 मीटर हाइट पे पहुंच गई तब ये बॉडी स्टार्ट करती है क्या, स्लाइड करना। मतलब जैसे 0.5 मीटर हुआ तभी ये स्लाइड करने लगी, ठीक है। अच्छा, वुडन प्लैंक की लेंथ भी दे रखा था शायद 1.5 मीटर। अच्छा, इसकी लेंथ दे रखी 1.5 मीटर, और ये दिया हुआ है 0.5 मीटर की हाइट। ओके, ये 0.5 मीटर की हाइट है। तो इसको मान लो ए बी सी। तो मान लेते हैं थीटा एंगल पे बना, कुछ ना कुछ तो एंगल बनाया होगा। अच्छा, जिस एंगल पे बॉडी जस्ट स्लाइड करने लगती है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। और एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर था, पढ़े थे ना। एंगल ऑफ रिपोज मस्ट इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता था, tan थीटा। तो यहाँ से क्या लगा दे, tan थीटा लगा दे, आंसर आ जाएगा। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल टू
रुको रुको, ये तो हाइट है ना, तो ये तो हो गया 1.5 मीटर, ये हो गया। हमको ये हाइट ये निकालना है बेस, क्योंकि इसको उठा दिया गया ना, हाँ। ये हमको ये निकालना है, ए भी लिख दें और क्या, जो भी होगी इसकी हाइट, ठीक है। हमको tan थीटा डायरेक्ट निकाल दो, क्योंकि ये थीटा क्या हो गया, एंगल, क्योंकि जिस एंगल पे बॉडी जस्ट स्लाइड करने लगती है वो एंगल ऑफ रिपोज है, तो थीटा क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज। और ये बात हम लोगों ने प्रूव किया था कि एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू। और यही क्या रहा है कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है, मतलब म्यू बताना। हाँ म्यू, तो जस्ट स्लाइड करना शुरू किया ना, तो म्यू बताना है, तो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा बोलो, tan थीटा इज इक्वल टू बेस, सॉरी परपेंडिकुलर ए बी अपान बेस बी सी, ठीक है। तो बी सी यहाँ अलग से निकाल लो, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट में 15 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, तो आएगा 15 15 जा 225, 2.5 माइनस 5 5 जा 25, ठीक, ये आ गया। तो ये आ जाएगा √2, तो कुछ नहीं करना है इसका, √2 यहाँ रख दो। तो म्यू इज इक्वल टू आ गया ए बी कितना दिया 0.5 अपान √2, 0.5 को लिख सकते हो 5/10, 1/2, 1/2 √2। अब इससे ज़्यादा क्या करें, म्यू इज इक्वल टू 1/2 √2, क्या आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन, हो गया। यही करना था इसमें, अच्छा क्वेश्चन था। आगे चल रहे हैं, ओके, ये क्वेश्चन ठीक है, अच्छा हटाएं। फिगर यही बना रहने दे रहे हैं क्योंकि इनकी जरूरत है, क्योंकि इसी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन फिगर तो यही रहना है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, अ मास ऑफ 200 किलोग्राम इज रेस्टिंग ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ओके। इसका मतलब यहाँ पे जो थीटा दे रखा है वो 30 डिग्री, और मास जो बॉडी दिया हुआ है इंक्लाइन प्लेन पे वो 200 kg दे रखा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1/√3, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है 1/√3, ओके। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 1/√3, और फाइंड द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन टू कीप द मास इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये कह रहा है कम से कम कितना फोर्स लगाए, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट फोर्स कितना लगाए, कम से कम कितना फोर्स लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा कितना फोर्स उस प्लेन के पैरेलल में लगाए कि मास जो है किस में हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, मास किस में हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, यही कह रहा है ना। अब देखो मास इक्विलिब्रियम कंडीशन तो सिंपल है, अभी देखो जो केस देखा था अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इधर देखो, तो हमको पहले लिखना क्या, टू फाइंड लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट फोर्स पैरेलल टू द प्लेन टू कीप बॉडी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी जो बॉडी रखा गया, बॉडी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलो अब देखो, तो सबसे पहले इनका मास है, इनको रिजॉल्व कर लो। जब ये क्वेश्चन बने तो सबसे पहला काम यही करना करो, पैरेलल टू द प्लेन, हाँ मतलब इसके प्लेन के पैरेलल, इस प्लेन के पैरेलल कितना फोर्स लगाएं, तो mg नीचे आएगा, mg cos थीटा इधर आएगा, कितना लगाने पे ये मूव करने लगे, इक्विलिब्रियम में हो, ऊपर की तरफ लगाएंगे। अब नहीं, ये पूछा है कि कम से कम कितना फोर्स और ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स लगाएं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में हो। तो सर ये तो पता होना चाहिए क्या ये रुकी हुई है कि चल रही है, नहीं, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम मतलब रुका हुआ है ऐसा समझ सकते हो। और मूव भी करेगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखो mg cos थीटा और इधर आएगा mg
साइन थीटा, mg साइन थीटा, है ना। देखो तो पहले तो आर ऊपर की तरफ क्या लगेगा, आर नॉर्मल, हाँ लगेगा, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक। अब देखो तो कह रहा है मिनिमम फोर्स कितना लगेगा। अभी अभी एक कंडीशन पढ़े थे कि बॉडी जब ऊपर स्लाइड करेगा और नीचे स्लाइड करने पर किसमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा था, बॉडी को ऊपर ले जाने में या नीचे, ऊपर। तो मैक्सिमम फोर्स क्या होगा जब बॉडी ऊपर ले जाएंगे हम, मिनिमम फोर्स कब होगा जब बॉडी नीचे लाएंगे, नीचे लाएंगे तो घट जाता था, ऊपर जाएंगे तो बस हो गया, यही करना है। तो फॉर लीस्ट फोर्स, इसमें इक्विलिब्रियम, हाँ इक्विलिब्रियम में ही मूव करेगी बॉडी, इक्विलिब्रियम में ही मूव करेगी बॉडी। नेट फोर्स ऑन द बॉडी जीरो हो जाएगा तो वो मूव करेगा, क्योंकि हम यही फर्स्ट लॉ में पढ़े हैं, जब कोई बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होता तो जिस भी मोशन में रहती उधर जाएगी। इसमें अगर मिनिमम मैक्सिमम दोनों के केस में इक्विलिब्रियम, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैक्सिमम फोर्स भी लग रहा है तब भी इक्विलिब्रियम और मिनिमम फोर्स लग रहा है तब भी, इसका मतलब बॉडी मूव कर रही है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर रेस्ट होती तो हम कैसे कर सकते थे, मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स में रेस्ट में है, दोनों कंडीशन में कम से कम फोर्स लगाया तब भी रेस्ट, ज्यादा फोर्स लगाया तब भी रेस्ट, ये कैसे पॉसिबल है। इसका मतलब बॉडी मूव कर रही है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, और इन दोनों कंडीशन में हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि अभी अभी हमने केस पढ़ा एक जब डाउनवर्ड मोशन करेगी बॉडी और दूसरा जब अपवर्ड मोशन करेगी। तो फॉर लीस्ट फोर्स देखो, हमको नीचे की तरफ जब मूव कर रही थी बॉडी कम से कम फोर्स लगाना पड़ता था ना, कम से कम, तो फॉर डाउनवर्ड मोशन के लिए लीस्ट फोर्स लगेगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट फोर्स क्या होना चाहिए। तो फॉर लीस्ट फोर्स, तो ये कैसा फोर्स, ये किधर की तरफ फोर्स लगाए हैं, डाउनवर्ड। तो मान लेते हैं डाउनवर्ड अप्लाइड फोर्स, हमने एफ लिख दो, एफ या पी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जब बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगा इसका मतलब ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स एफ के लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स एफ के लगेगा। तो एफ इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, एफ इज इक्वल टू एफ के माइनस एम जी साइन थीटा होना चाहिए, अगर नीचे की तरफ आ रहा है। हाँ अरे ये हमने फोर्स लगा के ला रहा हूँ, अपने आप नहीं आ रहा, जो तुम सोच रहे हो नीचे आ रहा है तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ के कर दें, ठीक। फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, और ज्यादा है तो इसमें से घटाएंगे ना, तब ना नेट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, जो पहले पढ़ी थी वो पहले वाला, हाँ। तो ये एफ के माइनस एम जी साइन थीटा ये है फोर्स, और इसमें से एफ के ये है म्यू एम जी, एफ क्या है म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। तो एम जी कॉमन कर लो, एम जी कॉमन करोगे तो आएगा म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमको जो जो दिया है, थीटा भी दिया है, एम भी दिया है, म्यू भी दिया है, सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आ जाएगा क्या, एफ मिनिमम, क्या आ जाएगा एफ मिनिमम या लीस्ट फोर्स, जो कि पैरेलल भी लग रहा है प्लेन के और इक्विलिब्रियम कंडीशन में मूव कर रही है बॉडी। एम की वैल्यू कितनी है 200, जी की वैल्यू भी 10 रख दो, जरूरी नहीं है 9.8, म्यू की वैल्यू 1/√3 और cos 30 थीटा इज इक्वल टू 30 रखेंगे, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 माइनस sin 30 की वैल्यू 1/2, तो √3 से √3 कैंसिल, 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल आउट, जीरो आ गया। मतलब मिनिमम फोर्स इसको जीरो, मतलब कोई फोर्स लगाना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, इसको सोच के भी अगर इसको सॉल्व ना करते ना तब भी इसको पता चल जाता कि ये क्यों अपने आप मूव करेगा और कोई फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा। एम जी नहीं, और बोलो, अभी एम जी के कारण नहीं मूव करता, वो इसके एंगल पे डिपेंड करता है, और एंगल कितना होना चाहिए, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर। अगर एंगल ऑफ रिपोज के बराबर आ गया तो वो स्लाइड करने लगेगा। यहाँ देखो थीटा दिया था 30, म्यू दिया 1/√3, और अगर थीटा टाइम थीटा निकालेंगे tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोज ही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज क्या, इसका मतलब ये क्या है एंगल ऑफ रिपोज, और एंगल ऑफ रिपोज पे बॉडी मूव करने की, सिंपल सी बात है। इसको यहाँ से, हालांकि मेरे दिमाग में ये आया था कि यही बता दूं, लेकिन ये देखो कॉन्सेप्ट से भी आया
और यहाँ से भी आप देख के तुरंत बता सकते थे कि कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल ऑफ रिपोज है, और एंगल ऑफ रिपोज के केस में बॉडी अपने आप मूव करेगी, स्लाइड डाउनवर्ड करने लगेगी। हमने यही पढ़ा है, एंगल ऑफ रिपोज हो गया। अगर एंगल यहाँ कुछ और दिया होता तब हम बात अलग थी, लेकिन एंगल ये देखने पे पता चल गया कि म्यू 1/√3 tan थीटा निकाल दो, tan 30 1/√3। ठीक है, पता चल गया, इससे भी पता चल गया, वहां से भी कॉन्सेप्ट। अब चलो मैक्सिमम फोर्स के लिए, फॉर ग्रेटेस्ट फोर्स के लिए, फॉर ग्रेटेस्ट फोर्स या मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स, अच्छा मैक्सिमम फोर्स हम देखते थे कि जब बॉडी को ऊपर स्लाइड कराना है तब इसका मतलब इसमें मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा हमको, ज्यादा फोर्स। ठीक, क्योंकि बॉडी अपने आप नीचे आ रही है, अब तो पता चल गया। तो बॉडी अपने आप नीचे आ रही है, ऊपर ले जाने के लिए हमको फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो मान ले रहे हैं कि ये फोर्स F है, अप्लाइड किया गया, और जब बॉडी ऊपर मूव करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? नीचे लगेगा। अब क्या होगा? अब हमको नेट फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? बोलो। अब हमको नेट फोर्स इन दोनों के सम के बराबर लगाना पड़ेगा, तभी तो मूव कर पाएंगे। तो नेट फोर्स F = आ जाएगा Fk + mg sin थीटा। कुछ नहीं करना है, अभी अभी जो कैलकुलेट किया ना, वहां पे क्या था? माइनस था, यहाँ पे प्लस, लेकिन वहां 0 आ गया था, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो Fk = आ जाएगा म्यू mg cos थीटा और प्लस mg sin थीटा, यहाँ पे पुट कर दो। ये क्या आ जाएगा? मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स इन विच बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो म्यू की वैल्यू रख दो, तो mg चाहे कॉमन कर लो, तो mg कितना है? 200 × 10, म्यू की वैल्यू 1/√3, cos 31 √3/2, sin 31/2। तो ये आ गया 2000, और ये √3 से √3 कैंसिल, 1/2 × 1/2 + 1/2 1, तो आ गया 2000 न्यूटन। इतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा 200 किलो की बॉडी भी है, 2000 किलो की बॉडी है, तो इतना मतलब इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यही है क्या? मैक्सिमम फोर्स, जो कि बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखेगा, साथ ही साथ ऊपर जाएगा। और ये ग्रेटेस्ट फोर्स है, वो मिनिमम फोर्स था। ठीक है, आगे चले। अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है कि अ बॉक्स ऑफ मास 4 किलोग्राम रेस्ट अपॉन एन इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा, एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका मास दिया है 4 किलोग्राम। ठीक, ये एक इंक्लाइंड प्लेन पे रेस्ट है। उसके बाद कह रहा है द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन टू द हॉरिजॉन्टल इज ग्रेजुअली इंक्रीज। अच्छा, ये जो इंक्लिनेशन है ये लगातार धीरे धीरे ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, जैसे ये अभी वाला केस देखे थे, ऐसे था जब इस पे बॉडी थी, ऐसे उठाता चला जा रहा है। तो इंक्लिनेशन ग्रेजुअली क्या कर रहा है? इंक्लिनेशन ग्रेजुअली इंक्रीजेज। ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीजेज। उसके बाद कह रहा है कि इफ इट इज फाउंड दैट व्हेन द स्लोप ऑफ द प्लेन इज 1/3, व्हेन स्लोप of the plane is 1/3। 1/3 का मतलब हुआ यदि इस प्लेन का लेंथ 3 है तो हाइट 1 उठा। इसका मतलब ये 1/3 का मतलब प्लेन की अगर लेंथ 3 है, हाँ, प्लेन की लेंथ अगर 3 है तो हाइट कितना उठा है? 1। तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, और ये क्या बनेगा? हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में क्या आता है रिलेशन? साइन थीटा रहता है। इसका मतलब समझिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और जी की वैल्यू क्या रहा है कि द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन, और जैसे ही ये कंडीशन होती है बॉक्स तुरंत स्टार्ट, इसका मतलब ये एंगल कौन बनेगा? बस ये दिमाग लगा। तो बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। ठीक, जब ये ऐसी बात होती है। उसके बाद इसमें पूछा फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स। फर्स्ट म्यू पूछा है, ये सेकंड पूछा है कि व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द बॉक्स पैरेलल टू द प्लेन विल जस्ट मेक इट मूव अप द प्लेन। मतलब कह रहा है कि फोर्स कितना अप्लाई करे जिससे कि बॉडी जस्ट ऊपर की तरफ मूव करे, अप द प्लेन। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, इसमें केवल इतना समझाना था कि 1/3 का मतलब यही हुआ
कि जब यदि प्लेन की लेंथ हाँ। 3 है तो हाइट 1 उठने पे ये स्लाइड करने लगा। इसका मतलब हाइट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रिलेशन कौन देता है? साइन थीटा। इसका मतलब साइन थीटा 1/3 है। तो हमको क्या निकालना है? tan थीटा निकालना है, क्योंकि म्यू इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। तो बेस कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 3 3 9 - 1 8 2√2। तो tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/2√2। और यही क्या होता है? tan थीटा ही क्या होता है? क्योंकि ये इसी एंगल पे, इस एंगल पे ही बॉडी जस्ट स्टार्ट करने लगती है स्लाइड करना। इसका मतलब यहाँ थीटा क्या है? एंगल ऑफ रिपोज। थीटा ही क्या है? एंगल ऑफ रिपोज। और एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। इसका मतलब म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा। और tan थीटा 1/2√2। यही आ गया आंसर। ठीक है। सेकंड पूछा है कि कितना फोर्स अप्लाई करे कि ये जस्ट ऊपर ऊपर जाए। तो ये अपवर्ड का केस बना है। एफ इज इक्वल टू क्या आएगा? एफ के प्लस एम जी साइन थीटा। बात समझ में आया? साइन थीटा पता है 1/3, जी की वैल्यू 9.8 रखनी, एम की वैल्यू 4 रखना है, एफ के म्यू के एम जी। एफ के क्या निकालोगे? एफ के इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। यहाँ पे पुट कर दो, सारे आंसर आ जाएंगे। एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या है? एम जी साइन थीटा हो गया। ठीक है, रख लोगे ना? यहाँ पे देखो म्यू की वैल्यू अभी भी निकाला है, एम की वैल्यू 4, जी की वैल्यू 9.8, कॉस थीटा यहाँ से निकाल लो फॉर्मूला लगा के, साइन थीटा भी निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, हटा रहे हैं। ठीक है, हटा रहे हैं, हटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन एक दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कौन सा करवा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a body of mass m is released from the top of a rough inclined plane as shown in the figure। मतलब क्वेश्चन में फिगर दे रखा है, तो कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास m है, वो एक इंक्लिन प्लेन से रिलीज किया जा रहा है, और इस पूरे प्लेन की ये जो लेंथ दे रखा है वो l दे रखा है, और इंक्लिन प्लेन की जो हाइट है वो भी दे रखा है। इसमें पूछा रहा है इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज f। अच्छा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन f है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? F। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड द प्लेन, वो F दे रखा है। इसमें कह रहा है कि देन प्रूव दैट द बॉडी विल रीच द बॉटम विद द वेलोसिटी गिवन बाय इतना। मतलब कि जब ये बॉडी यहाँ से रिलीज किया जाएगा तो बॉडी यहाँ पे बॉटम पे पहुंचेगा विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू प्रूफ करना है, v इज इक्वल टू अंडर रूट में 2/m mgh 2/m mgh माइनस fl। ठीक है, देखो देखो, अब ये बताओ बॉडी यहां से रिलीज किया गया है। अच्छा, ये कुछ हाइट पे बॉडी है, यहाँ पे या हाइट पे, तो बॉडी का यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा कुछ ना कुछ। अब बॉडी जब यहाँ से आ रही है रिलीज करने पे, तो जब मूव करने लगेगी कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ थी और ये गेन करेगी विद वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा कि नहीं? वही लॉस ऑफ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वर्क डन में। और वर्क डन किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा बॉडी को? फ्रिक्शन के कारण। बस हो गया। चेंज इन एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। बस यही लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी एट ए पे पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की क्या होगी? mgh, यही ना होगा? हाइट दिया है, मास भी दिया, जी तो है फिक्स। और जब ये बॉडी चली तो मान लेते हैं u वेलोसिटी गेन के, v वेलोसिटी गेन की कितना, जो हमको निकालना है बॉटम तक पहुंचने में v वेलोसिटी गेन की।
तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो लॉस ऑफ एनर्जी कुछ ना कुछ होगा। जब ये बॉडी मैक्सिमम हाइट पे थी तो एम जी एच इसकी एनर्जी थी। हाँ। जब कुछ वेलोसिटी से आ रही तो एनर्जी लॉस होगा। MGH हाँ, तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा? MGH माइनस हाफ। हाँ, लॉस ऑफ एनर्जी ये आ जाएगा एम जी एच माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, और यही जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा वो, अच्छा लॉस एनर्जी का क्यों होगा? क्योंकि बॉडी जब मूव करेगी तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। जब बॉडी नीचे आएगी तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर चलेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण वर्क डन हो जाएगा। तो यही लॉस ऑफ एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? WD। लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो ये आ गया क्या? एम जी एच माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या हो? फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। हाँ। और बॉडी यहाँ से यहाँ चली, कितना डिस्प्लेसमेंट चाहिए? L। एल हो गया, एफ इंटू एल। एफ इंटू एल हमको क्या लाना था? एम जी एच माइनस एफ एल। एम जी एच माइनस एफ, इसको इधर F into L। हाँ, फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बॉडी वहां से यहाँ तक जाने में एल ही डिस्टेंस में चलेगी। हाँ। हो गया, आप क्या केस में सोचना है? फोर्स डिफरेंस वाली बात जब हाँ, इसको इधर लाओ, एम वी स्क्वायर इधर कर दो, तो ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, इसको माइनस में प्लस कर दो और ये इधर आ जाएगा एम जी एच माइनस एफ एल। ठीक है, हमको वेलोसिटी निकालना है, तो ये वी स्क्वायर आ जाएगा 2/m, आ जाएगा एम जी एच माइनस एफ एल, और स्क्वायर रूट ले लो तो v इज इक्वल टू अंडर रूट में स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा 2/m एम जी एच माइनस एफ एल हो गया। यही पूछा था। ठीक है, लिखो इसको।